सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जैसा कि हमने बात की कि IS 40 जो है आप इसको सब्सिक्वेंटली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को जो है IS 40 के अंडर या तो कॉस्ट मॉडल पे रख सकते हैं या फेयर वैल्यू मॉडल पे रख सकते हैं। सही है सर। कॉस्ट मॉडल के अंदर मोर और लेस वही रूल्स हैं जो PPE वाले रूल्स हैं। सर फिर हमने पढ़ा कि सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल का मतलब ये है कि यू विल बी मेजरिंग योर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू with the change be it positive or negative to be charged in P&L। और इन प्रॉपर्टीज़ पर जो कि फेयर वैल्यू पर रखी हुई है इन पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। अच्छा सर, अब सर एक एग्जामिनर का फेवरेट एरिया जिसमें बच्चों को नॉर्मली एम्बिग्विटी होती है कि सर IS 16 का जो रीवैल्यूएशन मॉडल है और IS 40 का जो फेयर वैल्यू मॉडल है क्या वो सेम है? नहीं सर, सेम नहीं है। सर इस पर एग्जामिनर 2 से 3 दफ़ा 4 से 6 मार्क का सवाल भी कर चुका है डिफरेंसेस पे। तो सर ये मैंने 4 डिफरेंसेस जॉट डाउन कर लिए, सही है, तो इनको आपने याद रखना है। सही है। अच्छा सर, पहला डिफरेंस ये है, अभी चूँकि हम लोगों ने IS 16 रीवैल्यूएशन मॉडल अभी पिछले हफ्ते ही देखा है तो जो है आई एम श्योर आपको फ्रेश होगा, मैं वापस से रिकॉल भी कर देता हूँ कि सर IS 16 का जो रीवैल्यूएशन मॉडल होता है उसमें जो हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से ऊपर जो भी आपका चेंज होता है वो OCI में चार्ज होता है रीवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से, और जो भी नेगेटिव चेंज होता है वो P&L में चार्ज होता है। OCI और P&L में क्या डिफरेंस है वो ऑलरेडी डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं, इसके भी मैंने आपको 4 डिफरेंसेस बताए हुए। OCI और P&L में क्या फ़र्क है ये भी एग्जामिनर सवाल में पूछता है। जबकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो फेयर वैल्यू मॉडल है उसमें पॉजिटिव चेंज हो या नेगेटिव चेंज हो दोनों के दोनों P&L में चार्ज होते हैं। पहला डिफरेंस मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, PPE का जो रीवैल्यूएशन मॉडल है उसमें जो आपका हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से ऊपर का जो चेंज होता है वो रीवैल्यूएशन सरप्लस में OCI में चार्ज होता है, और जो नेगेटिव चेंज है हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से नीचे का वो P&L में चार्ज होता है रीवैल्यूएशन लॉस के नाम पे। जबकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू का जो भी चेंज होता है बी इट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों P&L में चार्ज होते हैं। दूसरा डिफरेंस सर IS 16 का जो रीवैल्यूएशन मॉडल है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है रीवैल्यूड अमाउंट पे, यही वजह है कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन बेनिफिट आता है। जबकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो फेयर वैल्यू मॉडल है उस पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। तीसरा डिफरेंस सर आपको मैंने पहले भी बताया था, मैं वापस बता देता हूं कि IS 16 में डिफरेंट क्लासेस होती हैं। जैसे मशीनरी की एक क्लास है, हो सकता है उस मशीनरी की क्लास में 100 मशीनरी हो। व्हीकल की एक क्लास है, हो सकता है कि व्हीकल की एक क्लास में 200, 400, 500 गाड़ियाँ हों। सही है। इसी तरीके से जो है प्रॉपर्टीज़ की एक क्लास है उसके अंदर 50 प्रॉपर्टीज़ हों। तो मैंने आपको बताया था कि सर देखें IS 16 में जो आप मॉडल सेलेक्ट करते हो वो क्लास वाइज करते हो, यानी व्हीकल है तो पूरी क्लास जो है व्हीकल की वो आपकी जो है या तो रीवैल्यूएशन मॉडल पे होगी IS 16 में या कॉस्ट मॉडल पे होगी। फर्नीचर है तो फर्नीचर जो है पूरा का पूरा आपकी क्लास जो है वो आपकी जो है या तो कॉस्ट मॉडल पे होगी या रीवैल्यूएशन मॉडल पे होगी। अलगर्ज क्लास वाइज जो है व्हीकल के लिए या फर्नीचर के लिए या मशीनरी के लिए क्लास वाइज जो है आप मॉडल को ऑप्ट कर सकते हो। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि व्हीकल की जो क्लास है वो कॉस्ट मॉडल पे हो और फर्नीचर की जो क्लास है वो रीवैल्यूएशन मॉडल पे हो। मतलब अगर PPE का आपका जो है एक सेट है तो विद इन PPE क्लास वाइज आप मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट मॉडल को। मगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब की सब या तो फेयर वैल्यू पर होंगी या कॉस्ट पर होंगी, तीतर बटेर नहीं होगा, ये चीज याद रखिएगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज या तो सारी की सारी फेयर वैल्यू पर होंगी या सारी की सारी कॉस्ट मॉडल पे होंगी, तीतर बटेर नहीं होगा। PPE में जो है क्लास वाइज तीतर बटेर हो सकता है कि व्हीकल को आपने जो है विद इन क्लास नहीं हो सकता, क्लास वाइज PPE में हो सकता है। यानी अगर आपके पास 100 व्हीकल्स हैं, मैं PPE की बात कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं होगा कि 60 व्हीकल को आपने रीवैल्यूएशन पे रखा है, 40 को कॉस्ट पे रखा है, नो। बट ये हो सकता है कि आपने पूरी व्हीकल की क्लास को रीवैल्यूएशन पे रखा है और फर्नीचर को आपने जो है कॉस्ट पे रखा है, दैट इज अलाउड। मगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लास वाइज नहीं, सारी की सारी प्रॉपर्टीज या तो कॉस्ट पर होंगी या फेयर वैल्यू पर होंगी, आइडियली, नॉर्मली, यूजुअली। हाँ कुछ एक्सेप्शन है बट वो भी इंशाल्लाह हम बाद में जो है डिस्कस करेंगे अगर वक्त हुआ, वरना वो CA फाइनल्स की चीज़ है, अभी फिलहाल तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं है, कुछ एक्सेप्शन है। अच्छा सर, तीसरा आखिरी और चौथा फर्क,
सर इंशाल्लाह आईएस 8 हम लोग देखेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा। एक होता है, देखो जब भी आप मॉडल बनाते हो तो जाहिर सी बात है इट इज़ सब्जेक्ट टू चेंज, राइट। आपने कॉस्ट मॉडल जो है रख रहे हो अपने एसेट्स को, अब आप बोलते हो नहीं यार मुझे कॉस्ट से फेयर वैल्यू पर जाना है, सही है, तो इट्स अ चेंज। तो सर चेंज हो सकता है, तो मैं सिर्फ अभी आपको टच बेस दे रहा हूँ कि देखो दो चेंज का इम्पैक्ट होता है कि सर आप अपनी फाइनेंशियल्स को जो है प्रोस्पेक्टिवली हिट करोगे चेंज की वजह से, अगर एस्टीमेट में चेंज आ रहा है या पॉलिसी में चेंज आ रहा है, प्रोस्पेक्टिवली हिट करोगे, मतलब आप पिछली फाइनेंशियल्स को चेंज नहीं करोगे, आप करंट ईयर और फ्यूचर में उसका इंपैक्ट लोगे उस चेंज इन मॉडल का। लेट्स से आज अगर मैं कॉस्ट मॉडल से मैं बोलता हूँ मेरे पास जो है एक गाड़ी है, मैं इसको कॉस्ट से, या मैं बोलता हूँ मेरे पास जो है एक ज़मीन है, सही है, IAS 16 के तहत मैं इसको कॉस्ट पे रख रहा था, कॉस्ट मॉडल पे, अब मैं बोलता हूँ मैं इसको फेयर वैल्यू मॉडल पे या रीवैल्यूएशन मॉडल पे रख रहा हूँ। तो सर अब सवाल ये पैदा होता है कि आप अपनी फाइनेंशियल्स को जो है क्या कहते हैं, आप जो पीछे आपने कॉस्ट पे रखा था आप उसको छोड़ो, आप आज और अगले साल में अगर इम्पैक्ट ले रहे हो इस चेंज का, तो दिस चेंज या दिस इम्पैक्ट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट। आप गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहे, जो पिछले हो गया कॉस्ट पे उसको कॉस्ट पे ही रहने दे रहे हो, सही है, और आप करंट और फ्यूचर ईयर को चेंज कर रहे हो चेंज इन मॉडल की वजह से। दिस इम्पैक्ट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट क्या होता है, आप बोलते हो कि मैं अज्यूम करूंगा एज इफ कि ये मॉडल हमेशा से था जब से कंपनी बनी है। रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट जिसको मैं बच्चों को समझाने के लिए बोलता हूं गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। तो ये दो किस्म के इम्पैक्ट्स होते हैं। IAS 8 के जो मेरे लेक्चर्स हैं उसमें आप लोग देख भी लेना डिटेल में, अभी सिर्फ मैं टच बेस करवा रहा हूँ। IAS 16 के तहत जब आप कॉस्ट रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाते हो तो प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट आपको अलाउड है। आप चाहो तो आप प्रोस्पेक्टिवली जो है मॉडल को चेंज कर सकते हो, आपको पिछले सालों को हिट करने की ज़रूरत नहीं है। मगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जब आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कॉस्ट से आप फेयर वैल्यू मॉडल पे जाते हो तो प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट नहीं ले सकते। आपके लिए ज़रूरी है कि आप रेट्रोस्पेक्टिवली इम्पैक्ट लो। इसको भी याद कर लो, अगर नहीं समझ में आता IAS 8 के मेरे लेक्चर्स देख लेना, उसमें मैंने प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट को डिटेल में बताया है। तो सर ये चार डिफरेंसेस हैं जो कि मैं चाहूँगा आप लोग इसको अच्छे से जो है याद कर लें या समझ लें, ठीक है ना, ताकि जो है क्या कहते हैं एग्ज़ाम में अगर ये आता है चाहे MCQ की फॉर्म में या चाहे जो है शॉर्ट आपकी जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उसमें, तो ये आप लोगों के 4 से 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे।